Hello and welcome friends. Welcome back to my channel Law Notes Academy by Rashmi Vohra. If you like my video, after that please like, share and subscribe button. Press the buttons. Okay, let's start. Our today's topic is Consideration in Indian Contract Act 1872. The contents of the today's topic are: number 1, introduction of the consideration. Second is its meaning. Third one is its definition. Fourth one is essential elements of valid consideration. Fifth one is exceptions when agreement without consideration is valid. So first of all I will give you the introduction of the consideration. Consideration होता क्या है friends, आपको मैं बताती हूँ. First I will tell you the definition in English, then after that I will translate it in Hindi. Presence of consideration is one of the essentials of a valid contract. Subject to certain exceptions, the general rule in India is that an agreement without consideration is void. It means, it says कि जो consideration होती है वो एक essential element होता है एक valid contract के लिए. मतलब कुछ exceptions को छोड़कर कि कंसिडरेशन जो है एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर एक एग्रीमेंट जो है, कोई भी एग्रीमेंट अगर करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कंसिडरेशन उसमें अगर नहीं है, मतलब आप कुछ लेने के बदले में आप उसे कुछ नहीं दे रहे हो, कोई चीज़ जैसे कि ये सामने पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर ये कुछ रिंग ले रहा है किसी से कोई एक पर्सन, तो दूसरा पर्सन को वो मनी दे रहा है. ठीक है, अगर हमने कुछ किसी से लिया है उसके बदले में हम उसे कुछ दे रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड द कंसिडरेशन. कंसिडरेशन को इंग्लिश में, इसमें लीगल लैंग्वेज में मनी भी कहा जाता है. मॉनेटरी फॉर्म में आप दे सकते हैं या उसके बदले में आप चीज़ के बदले में चीज़ दे सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द कंसिडरेशन. मीन्स अगर आप उसके बिना अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कुछ लेने के बदले में, जैसे बिजनेस में आमतौर पे होता है कि एक पर्सन गुड्स देता है और उसके बदले में मनी लेता है, या फिर सेल और परचेज में, बिजनेस में जैसे डीलिंग्स होती हैं कि एक पर्सन, एक डीलर दूसरे डीलर को कुछ देता है, आइटम, सामान, गुड्स जो भी है, उसके बदले में वो मनी लेता है. तो दिस इज़ कॉल्ड द कंसिडरेशन. और इस कंसिडरेशन के बिना कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज़ वॉइड. वॉइड मीन्स इनवैलिड, मतलब इलीगल माना जाएगा वो. ठीक है. इन इंग्लैंड द कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड मेनली इनटू 2 कैटेगरीज. इंग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ डीड. सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन. मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो सील हैं, जिन पे सील लग जाती है, इन द फॉर्म ऑफ डीड की फॉर्म में बन गए जो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड माने जाते हैं. एंड सेकेंड है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स और पेरोल कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉर द वैलिडिटी ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नीडेड. मीन्स कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स या पेरोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनकी वैलिडिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रेजेंस, कंसिडरेशन की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरत होती है, ज़रूरी होती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ द कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस. इट मे बी इधर सम बेनिफिट कन्फर्ड ऑन वन पार्टी और सम डिट्रीमेंट सफर्ड बाय द अदर. इट मीन्स कि कंसिडरेशन का मतलब ये बताया गया है कि अगर आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया है कि भाई हम आपको ये चीज़ देंगे, उसके बदले में आप उससे कुछ ले रहे हो, तो इसको कंसिडरेशन कहा जाता है. इट में भी इधर सम बेनिफिट, ये कोई बेनिफिट हो सकता है कि भाई आप मुझे ये सामान दे दो, उसके बदले मैं आपको सामान दे देता हूँ. मतलब आप अपना फ़ायदा करवा रहे हो, साथ में दूसरे का भी फ़ायदा कर रहे हो, मतलब एक्सचेंज कर रहे हो आप, तो ये एक कंसिडरेशन बोला जाता है. समथिंग बार्गेन्ड फॉर एंड रिसीव्ड बाय अ प्रॉमिसर फ्रॉम अ प्रॉमिसी. मतलब कुछ आपने बार्गेनिंग की, इसमें आपने कुछ लिया उसके बदले में कुछ दिया. बार्गेनिंग एंड फॉर एंड रिसीव्ड बाय अ प्रॉमिसर, मतलब आप प्रॉमिसर हो, जिसने प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसर हो गया. ठीक है. और जो दूसरा इंसान जिसने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिस ही हो गया. तो उसने, एक ने कुछ लिया और दूसरे ने कुछ दिया, तो उसमें आपने बार्गेनिंग की ना कि आप इसके बदले मुझे ये दे दो, नहीं इसके बदले में वो कहता है नहीं मैं ये दूंगा, तो ये बार्गेनिंग हो गई. तो वो एक लेना और एक देना, ये इसके अंदर बार्गेनिंग हो गई. कॉमन टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन इंक्लूड्स रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी. मतलब कॉमन टाइप ऑफ कंसिडरेशन जो होती है, नॉर्मल जो होती है, उसमें ज़्यादातर रियल या पर्सनल प्रॉपर्टी दी जाती है. अ रिटर्न प्रॉमिस होता है,
मतलब एक इंसान दूसरे को फिर प्रॉमिस भी करता है। कुछ एक्ट होता है, सम एक्ट, मतलब आपने कुछ काम भी किया। और फॉरबियरेंस, कुछ ऐसा भी होता है कि आपने कुछ भूल गए या माफ़ भी कर दिया, ठीक है। तो कंसिडरेशन और अ वैलिड सब्स्टिट्यूट, मतलब आपने कुछ लिया दिया या वैलिड सब्स्टिट्यूट किया, मतलब एक के बदले दूसरी चीज़ ली और दी, इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। A contract, in order to be valid, requires 9 essential elements. One of those essential elements is consideration. मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक एसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन, ठीक है। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन का, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। पहले भी मैंने बताया था, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, वैलिड होते हैं। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस, मतलब कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, बनाए जाते हैं वो बिना कंसिडरेशन के, तो उन्हें बोला जाता है न्यूडम पैक्टम, अ न्यूड कॉन्ट्रैक्ट। अगर बनाए गए हैं तो उसे न्यूड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एंड इज वॉइड, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। एक्सेप्शंस के अलावा, मतलब अगर आप बिना, जो एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर आप बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करते हैं तो दैट वुड बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन इज अ टेक्निकल टर्म यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्वो, मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मतलब एक ये टेक्निकल टर्म है जो कि इसको वर्ड है क्विड प्रो क्यू, ये लीगल लैंग्वेज का लैटिन वर्ड है, लीगल वर्ड है। तो इसका मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब आप कुछ दे रहे हो, उसके बदले में कुछ वापस ले रहे हो। व्हेन अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट प्रोमिसेस टू डू समथिंग, ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। अगर एक पार्टी एग्रीमेंट कर रही है दूसरे के साथ, वो प्रॉमिस करती है कुछ करने का, समथिंग, कुछ काम करने का, मैं आपके लिए ये काम करूंगा, ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न, मतलब मैं आपके लिए कुछ करूंगा तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न, मतलब वो वापस में उसके बदले में कुछ लेगा। तो दैट समथिंग इज डिफाइंड एज अ कंसिडरेशन। वो जो समथिंग है, मैंने आपका ये काम किया, इसके बदले में आप मुझे ये दोगे, तो दैट समथिंग, ये चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो समथिंग है उसको कंसिडरेशन कहा जाता है। मतलब आप एक चीज़ देने के बदले में जो कुछ लोगे, सामान, पैसा, कुछ भी बेनिफिट आपका हो रहा है, तो दैट समथिंग इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट स्लाइड इज डेफिनेशन ऑफ द कंसिडरेशन। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, अ प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज, ठीक है, और is abstains from doing or promise to do or promise from doing something or such act, that act or promise or abstinence is called a consideration for the promise। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन जो है थोड़ी सी टेक्निकली थोड़ी टफ है, कंफ्यूजिंग है, आपको समझ में नहीं आएगी, मैं फिर भी बताती हूँ। एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, मैं इसको आगे थोड़ा सा इलेबोरेट भी किया हुआ है ईजी लैंग्वेज में भी, अभी आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि एक प्रॉमिसर की इच्छा पे, मैंने आपसे प्रॉमिसर किया, मेरी इच्छा है, आपने मेरे से प्रॉमिस एक्सेप्ट किया तो आप प्रॉमिसी हो गए। तो प्रॉमिसी जो है, और एनी अदर पर्सन, या आपका कोई और पर्सन आपके साथ में कोई हो, वो हैज़ डन, उसने कुछ किया है, और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, या फिर रोक लिया है कुछ करने से, ठीक है, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा इसको जोड़ लीजिए, और डज, मतलब कुछ किया है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करता है या करने से रुक जाता है, और फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब या फिर कुछ करने से रुक जाता है, या फिर पहले फिर कहा गया कि प्रॉमिस टू डू, मतलब कुछ करने के लिए प्रॉमिस करता है, या फिर और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर उस मतलब जो जिस बात का प्रॉमिस किया है उसको करने से रुक जाता है, समथिंग, और सच एक्ट, और या फिर कुछ ऐसा एक्ट, ठीक है, कोई काम, या दैट एक्ट और प्रॉमिस, वो काम या प्रॉमिस, या और एब्सटिनेंस, या अपने आप को रोकना उस काम से, जो है इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। मतलब वो प्रॉमिस कहलाएगा, जो काम आपने करना है या किया है या उसको करने से रुक गए हो, मतलब तो उसमें कंसिडरेशन कहलाई जाती है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट लेट्स ब्रेक इट डाउन, मतलब इसको हम अलग अलग तोड़ के इस सेंटेंस को आपको दोबारा लिख के बताते हैं। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर इफ द प्रोमिसी ईदर, मतलब प्रोमिसर की इच्छा पे अगर कोई प्रोमिसी क्या करता है, ईदर डज समथिंग, कुछ करता है, कि कब, इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट में, प्रेजेंट में, या आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर, या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर रोक लेता है उसको करने से, समथिंग, कुछ काम को, इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब कर लेता है या करने से रोक लेता है पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो देन दिस एक्ट ऑफ डूइंग और एब्सटेन, मतलब ये काम को करना या काम को करने से रुक जाना कंसिडरेशन कहलाता है। नाउ इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स,
ईदर डूइंग, मतलब इसके दो एस्पेक्ट्स क्या हो गए, या तो डूइंग सम एक्ट मतलब हमने कोई काम किया, या फिर और एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब रुक गए उस काम को करने से। तो ये दोनों चीज़ें कंसिडरेशन के अंदर आती हैं। तो आपको मैं इस पिक्चर से समझाती हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स का। आई विल टेल यू एक्सप्लेन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रॉमिस दैट द लॉ विल एनफोर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉमिस होता है जिसे लॉ एनफोर्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो लोग हैं, इन्होंने हाथ मिलाया, एक दूसरे से एग्री हुआ, दोनों ने बात की, उस एक ने कहा कि आई विल गिव यू अ विजेट फॉर $10, मैं आपको एक विजेट दूंगा $10 में, ठीक है। इसने ऑफर दिया इसको, ये ऑफर हुआ पहले इसका, इसने डील डन कर ली, हाथ मिला लिया, मतलब ऑफर एक्सेप्ट हो गया। पहले ऑफर हुआ फिर एक्सेप्टेंस हुई, तो उसके बदले क्या कहा, मैंने आपको ये दूंगा विजेट फॉर, मतलब आप मुझे विजेट दोगे जिसके बदले में मैं $10 दूंगा, तो ये कंसिडरेशन हो गया इसका। ये डील हो गई, ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि उसमें कुछ कंसिडरेशन थी, ये कंसिडरेशन थी $10, ठीक है, डील हो गई। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड हो गया। नो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि नो कंसिडरेशन, लेकिन इसने कहा इसके अंदर बट यू प्रॉमिस्ड टू मेक मी टू डिज्नीलैंड, मतलब आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे डिज्नीलैंड ले जाओगे, लेकिन इसने बोला इसको, फर्स्ट वाले ने सेकंड को, इसने बोल दिया सॉरी, मना कर दिया, नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि कोई कंसिडरेशन ही नहीं थी, ठीक है। और इसमें यह बात भी लिखी गई, माइनस डू नॉट हैव लीगल कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये बच्चे हैं, इसमें दिखाया गया है बच्चों के पास कोई राइट नहीं होता, वो लीगल कैपेसिटी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें नहीं हुआ। टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वी मस्ट हैव, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए, तीन चीज़ें होनी चाहिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, तो देन दैट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या आता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब आपने बोला है, ये लिख के दिया है, और सेकेंड पॉइंट है यूनिलेटरल और बाइलेटरल, मतलब एक भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं ये। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कंसिडरेशन, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं कंसिडरेशन के। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर दैट देयर इज अ वैलिड कंसिडरेशन, मतलब वैलिड कंसिडरेशन होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो है नंबर 1 कंसिडरेशन टू बी गिवन, कंसिडरेशन होनी चाहिए एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर की इच्छा पे होनी चाहिए। कंसिडरेशन टू बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब दूसरा पर्सन, जो प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, तो वो कंसिडरेशन जो होगी उन दोनों के बीच में होगी, और प्रोमिसी देगा प्रोमिसर की इच्छा पे, या प्रोमिसी का कोई पर्सन भी हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन सो फार एज डेफिनेशन सेज दैट द प्रोमिसी, मीन्स कंसिडरेशन जो है वो पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो सकती है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रोमिसी क्या करेगा, प्रोमिसी ने कुछ किया है, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किया है या करने से अभी रुक गया है, ठीक है। सेकेंड इज डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ कर दिया है, पहले किया था या करने से रुक गया था, डज या कर रहा है या करने से अभी रुक गया है, ठीक है। थर्ड इज प्रोमिसेस टू डू, मतलब या फिर उसने अभी प्रॉमिस किया है कुछ करने का कि भी मैं फ्यूचर में करूँगा, ये पास्ट का हो गया, ये प्रेजेंट का हो गया, ये फ्यूचर का हो गया, पहले कुछ कर दिया था या रुक गया था करने से, ये प्रेजेंट का है, कुछ कर रहा है और या फिर करने से अभी रुक गया है, रोक लिया है अपने आप को। और थर्ड वन है प्रॉमिस किया, प्रॉमिस फ्यूचर के लिए होता है, तो फ्यूचर में करने के लिए उसने कुछ प्रॉमिस किया है या अभी करने से रुक गया है, डूइंग समथिंग, कुछ काम करने से, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर शुड बी सम एक्ट, और उसमें क्या एसेंशियल एलिमेंट नेक्स्ट क्या है, एक्ट होना चाहिए, कुछ काम भी होना चाहिए, तभी तो उसके बदले में कंसिडरेशन होगी। एक्ट होना चाहिए, एब्सटिनेंस होना चाहिए या रुक गया होना चाहिए, या फिर प्रॉमिस होना चाहिए बाय द प्रोमिसी के थ्रू, सेकंड पर्सन के थ्रू, विच कंस्टिट्यूट्स कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, मतलब इसी के थ्रू कंस्टिट्यूट हो जाती है प्रॉमिस, कंसिडरेशन हो जाती है कि आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं फ्यूचर में करूँगा, तो इससे कंसिडरेशन पक्की हो गई, कन्फर्म हो गई कि हाँ मैं ये काम करूँगा, तो इसमें कंसिडरेशन मिलेगी उसको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सेप्शंस व्हेन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, मीन्स कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कंसिडरेशन बिना एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड माना जाता है। तो दिस इज इन एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज अ जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलता है, डिक्लेयर्स दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। पहले तो ये बोला जाता है, जनरल रूल तो यही है, डिक्लेयर करता है कि जो कोई भी एग्रीमेंट होगा विदाउट कंसिडर, बिना कंसिडरेशन के, वो वाइड मतलब इनवैलिड माना जाएगा, गलत माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा, वाइड का मतलब। तो द सेक्शन हाउएवर मेंशंस, मतलब फिर भी सेक्शन में कुछ मेंशन किए गए हैं कुछ एक्सेप्शंस
जनरल रूल के लिए भी, कि वो प्रोविज़न कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 एन एग्रीमेंट मेड विदाउट ए कंसिडरेशन इज़ वॉइड। वॉइड है कंसिडरेशन जो है, बिना एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड है, अनलेस लिखा गया है। अनलेस का मतलब जब तक कि, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, अगर वो राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, अगर कोई फोर्स लॉ कुछ फोर्स में है उसके थ्रू अगर राइटिंग में एक्सप्रेस में लिखा हुआ आ गया है, कोर्ट का कोई ऑर्डर ऐसा आ गया है या रजिस्टर्ड है, तो वो एग्रीमेंट अगर कोर्ट ने किसी को दे दिया है तो ऑर्डर कर दिया है तो वो जो है एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। सेकंड है इफ़ इट इज़ मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब अगर आपस में भाईचारे और प्यार की भावना में फैमिली मेम्बर्स अगर और बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन, मतलब नियर रिलेशनशिप हो, घर में हो, हस्बैंड वाइफ हो, बेटा है, मदर फादर है, इनका क्लोज रिलेशन है, तो अगर तो बनाया गया नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे तो वो भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि वो एक दूसरे को कि से पैसे नहीं लेते हैं हस्बैंड वाइफ, कुछ अगर एक दूसरे के लिए कर देते हैं काम तो ये लव एंड अफेक्शन के बेस पे हुआ ना, तो इसके लिए भी बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। थर्ड वन इज इट इज़ प्रॉमिस टू कंपनसेट, इसमें प्रॉमिस किया जाना चाहिए, कंपनसेट अगर करने के लिए कुछ प्रॉमिस किया गया है पूरा का पूरा होली और इन पार्ट, होली और इन पार्ट का मतलब पूरा का पूरा या फिर कुछ किश्तों में पार्ट। अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरीली डन समथिंग, मतलब उसने कुछ काम ऐसा कर दिया है, ऑलरेडी उसका काम कर दिया है जिसके लिए उसने प्रॉमिस किया था कि कंपनसेट करेगा, ठीक है, डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के लिए प्रॉमिस किया था उसने, तो वो पहले से प्रॉमिस कर चुका है कंपनसेट करने का, जो काम वो पहले कर चुका था, ठीक है, ये भी वैलिड माना जाएगा। समथिंग विच द प्रॉमिसर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू, मतलब कुछ ऐसा काम जिसके लिए प्रॉमिसर जो है वो लीगली कंपेलेबल ये भी हो सकता है कि कोर्ट से उसको ऑर्डर आया हो कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो उसके अंदर कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लीगली कंपेलेबल मतलब उसको कंपेल किया जाएगा कि आपको ये काम करना ही है। अनलेस और टू डू और अनलेस, या फिर इट इज़ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग, या फिर ऐसा कोई प्रॉमिस है जो कि रिटर्न में है और साइन कर दिया गया है बाय पर्सन टू बी चार्ज देयर विद, मतलब आपसे चार्ज किया जाएगा, और बाय हिज एजेंट, या फिर उसका एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज्ड, या फिर जनरल है या स्पेशली उसको ऑथराइज किया गया है उसके बिहाफ पे टू पे होली, मतलब पूरा पे करने के लिए, या और इन पार्ट अ डेप्ट, मतलब जो कि कोई उधार देना है उसने, ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स, जिसके लिए क्रेडिटर ने एनफोर्स किया हो, बट फॉर द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट, मतलब सूट्स की लिमिटेशन, कोई कोर्ट केस ऐसा है जिसके लिए ऑर्डर ऐसा आया है कि आपने प्रॉमिस किया था जो कि राइटिंग में हुआ था, तो उसके लिए आपने पे करना है, तो कोई प्रॉमिस पहले का हो सकता है, तो उसका वो उस पर्सन से प्रॉमिसी से या उसके एजेंट के थ्रू जो आपके बिहाफ पे है तो वो पार्ट पेमेंट या कंप्लीट पेमेंट करेगा। डेप्ट के लिए भी ऐसा हो सकता है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के केस में, तो जो लॉ से एनफोर्स किया जा सकता हो, ठीक है। तो इन एनी ऑफ दीज केसेज सच एन एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इन सब केसेज में ये सारी दीज ऑल आर द एक्सेप्शंस ऑफ द कंसिडरेशन जहाँ पे वैलिड मानी जाती है। इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आपकी कंसिडरेशन नहीं है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें देने के बदले ले नहीं रहे या लेने के बदले कुछ दे नहीं रहे हो, तो दैट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, इनवैलिड, ठीक है। तो यही सिर्फ एक एक्सेप्शंस है जहाँ पे बिना कंसिडरेशन के आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो दीज are the full points, complete points to today's video. So I hope you liked my notes. I have given you the written notes for the contract consideration of the Indian Contract Act 1872. Okay, thank you for watching, and if you like my video, please do not forget to like, share and subscribe. Okay guys, thank you so much for today. Have a nice day. Take care. Bye bye.